Hello everyone and welcome to Wings IAS JKS. How are you all? Guys, आप लोगों का JKS का एग्ज़ाम जो है उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है एंड अब जो टेंटेटिवली जो हमको मंथ बताया गया है फॉर द कंडक्ट ऑफ JKAS एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी इन जुलाई, राइट। सो हमारे पास टाइम जो है वो बहुत लिमिटेड है, हमारे पास 2.5 से 3 महीने का टाइम है और इस टाइम पीरियड को कैसे जुडिशियसली एंड कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करना है, इसीलिए मैं आज एक स्ट्रैटेजी वीडियो लाई हूँ फॉर GS पेपर 3, दैट इज़ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। हाउएवर डिज़ास्टर मैनेजमेंट को हम लोग कवर करेंगे जब हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, बट आज का जो वीडियो रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली डेडिकेटेड टूवर्ड्स इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की वो सब्जेक्ट आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। देखो गाइस, डायरेक्टली गेटिंग ऑन टू कि भैया आप ये सोर्स पढ़ो, आप वो सोर्स पढ़ो। सबसे पहले तो हमारे पास सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, टाइम बहुत कम है, तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम स्क्रूटनी करते हैं। स्क्रूटनी क्या होता है, पहले ये सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, फिर ये सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। इसीलिए कौन सा सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करना है वो डिपेंड करता है उसके इंपॉर्टेंस के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंस है क्या। इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हर साल इंक्रीज ही हुए हैं, डिक्रीज नहीं हुए हैं। पहली चीज़ तो ये है, अगर हम JKAS का भी ट्रेंड देखें, मैं 2021 के पोस्ट 2021 की बात कर रही हूँ एंड उसको कंपेयर करें अगर हम UPSC के साथ, तो UPSC में तो आप लगा लीजिए 15 से 30 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इन्वायरमेंट के ऊपर रहते हैं। अगर हम KS की बात करें तो जो लास्ट आपका KS का प्रिलिमिनरीज हुआ था जिसके मेंस के रिजल्ट्स आर अवेटेड, उसमें आपका कट ऑफ 35 के अराउंड गया, राइट। और उसमें से अगर आप इन्वायरमेंट के क्वेश्चन देखें, अगर आप इन्वायरमेंट के 20 क्वेश्चन भी ठीक करते तो आपके 40 नंबर तो वैसे ही बन जाते, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन इंक्रीज्ड, वो डिक्रीज नहीं हुए हैं, वो हर साल के साथ जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए इन्वायरमेंट सब्जेक्ट को आप हमेशा अपनी एक प्रायोरिटी में रखिए। अब इन्वायरमेंट सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो आप सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं पढ़ रहे, जब भी आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो आप उसको पढ़ रहे हो विद जियोग्राफी एंड साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर, राइट। अब ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि मैम ये क्या आप बोल गए। अगर आप देखें, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉरल्स की बात करें, कॉरल्स आपके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी आपका इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप कॉरल रीफ्स के बारे में पढ़ रहे हो, कॉरल्स के बारे में पढ़ रहे हो, कॉरल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हो, कॉरल्स कौन से एरियाज में पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हो, कौन से लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हो, तो आप ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हो और साथ ही साथ आप उसके इन्वायरमेंट के साथ भी कनेक्ट कर रहे हो। अगर आप कॉरल ब्लीचिंग के बारे में पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ ज्योग्राफी को नहीं पढ़ रहे हो, आप साथ में इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को भी पढ़ रहे हो। तो ये आ गया आपका ज्योग्राफी एंड योर इन्वायरमेंट, दोनों के दोनों जो है वो इन सिंक चलते हैं। अब बात आती है जी साइंस से टेक इन सब के बीच में कैसे आ गया। फॉर एग्जाम्पल UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था ऑन बायो रॉक टेक्नोलॉजी। बायो रॉक टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम साइंस एंड टेक एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर। लेकिन बायो रॉक टेक्नोलॉजी है क्या? इट इज़ फॉर रेस्टोरेशन ऑफ कॉरल्स, ठीक है। सो आप देख रहे हो एक कॉरल सब्जेक्ट, एक कॉरल के टॉपिक में से आपका ज्योग्राफी भी कवर हो रहा है, आपका इन्वायरमेंट भी कवर हो रहा है, आपका साइंस एंड टेक भी कवर हो रहा है और आपका करंट अफेयर भी कवर हो रहा है। सो ये इंपॉर्टेंस है आपके इन्वायरमेंट सब्जेक्ट की, ठीक है। सो इसलिए कुछ भी करो लेकिन इन्वायरमेंट को आप जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते एंड 90% ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को इग्नोर कर देते हैं सोच कर कि यार इन्वायरमेंट तो बहुत आसान है, ये तो हो जाएगा। लेकिन इन्वायरमेंट जो है इट इज़ नॉट दैट ईजी, वो इतना आसान नहीं है कि आपको पता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या हो गया, इकोसिस्टम क्या हो गया, बस वहाँ तक लिमिटेड नहीं है आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है। सो इसलिए इन्वायरमेंट को जो है आप अपने प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स में से एक रखें एंड ऑफकोर्स वन साइज फिट्स फॉर ऑल का टेक्निक नहीं है। हो सकता है कि आपका इन्वायरमेंट स्ट्रांग हो तो आप उसको लेटर ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक जनरल वे में अगर मैं बात करूं तो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप उसको कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये हमने सबसे पहले बात किया आपके इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंस का।
अगर हम ट्रेंड की बात करें तो JKAS में आप लगा के चलिए कि 10 से लेके 20 तक जो क्वेश्चंस है दैट इज गोइंग टू बी ऑन इन्वायरमेंट। मैं JKAS की बात कर रही हूँ। अगर हम UPSC की बात करें, क्योंकि UPSC में फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम भी प्रीलिम्स में सब इकट्ठे ही बैठ के पेपर देते हैं, कॉमन एग्जाम होता है प्रीलिम्स का, तो उसमें तो इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा है। उसमें आप लगा लीजिए 15 से लेके 30 क्वेश्चन जो है फॉर UPSC रहता है, ठीक है। और अगर हम KS की बात करें तो 10 से लेके 20 तक के क्वेश्चन जो हैं वो डेडिकेटेड रहते हैं आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए। जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमने पहले ट्रेंड के बारे में बात कर लिया, हमने इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करेंगे कि भैया इसका स्टडी मटेरियल क्या है। अगर हम स्टडी मटेरियल की बात करें तो इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम पता है क्या आती है? इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आती है आपके पास कोई ऐसा वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है। वन स्टॉप सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? ये किताब पढ़ लो सब कुछ कवर है, क्योंकि इन्वायरमेंट को आपने करंट अफेयर के साथ जो है वो मिक्स करके पढ़ना है। आप कोई भी इन्वायरमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, आप उसके साथ उसका करंट अफेयर के साथ ही उसका रेलेवेंस है, ठीक है। सो वन स्टॉप सोल्यूशन कोई भी नहीं है फॉर द स्टडी मटेरियल ऑफ इन्वायरमेंट। लेकिन अगर मुझे आपको रिकमेंड करना है फॉर एनी स्टडी मटेरियल, आई विल रिकमेंड टू गो फॉर NCERT क्लास 12th बायोलॉजी। लास्ट चैप्टर्स कौन से? लास्ट 4 चैप्टर्स। जो लास्ट 4 चैप्टर्स हैं आपकी क्लास 12th NCERT बायोलॉजी के, वहाँ पे आपका इन्वायरमेंट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा इग्नू का मटेरियल आता है, 32 मॉड्यूल्स है उसमें, आप उसको पढ़ सकते हैं, वो एक अच्छा सोर्स है फॉर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। बट ये सब जो है ना फॉर जैसे कि NCERT हो गया, आपका इग्नू का मटेरियल हो गया, वो सब आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग तो देंगे, लेकिन आपके पास अभी टाइम बहुत कम है। आपके पास टाइम कितना है? 2.5 से 3 महीने का टाइम है। और इस 2.5 से 3 महीने में आपको सिर्फ इन्वायरमेंट तो नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ 20 नंबर तो नहीं चाहिए ना, 40 नंबर तो नहीं चाहिए ना, आपको बहुत सारे नंबर चाहिए पेपर को इवेंचुअली क्वालिफाई करने के लिए। इसलिए आपको एक ऐसा स्टडी मटेरियल चाहिए जो बिल्कुल एक अच्छे तरीके से जो है वो फ्रेम हुआ हो। आप कोई भी जो है एक अच्छे रिकमेंडेड इंस्टीट्यूट से के जो है आप अपने नोट्स उठा सकते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर दैट मैटर हम लोगों ने इन कोलैबोरेशन विद शून्य IAS हम लोगों ने हमारे एक बहुत डिटेल्ड और बहुत ही एक अच्छी फॉर्म में हमारे नोट्स को प्रिपेयर किया है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। वो जो नोट्स हैं आपको हमारे इंस्टीट्यूट से मिल जाएंगे, एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। सो आप वहाँ से जो है उन नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी हमारे नोट्स भी हैं, या फिर अगर आप अपने भी कोई चाहे तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो कोई वो नहीं है कि आप सिर्फ हमारा ही पढ़ें, आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से पढ़ें। मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि हमारे पास भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं एंड यू कैन चूज़ फॉर योर सेल्फ, ठीक है। सो ये आ गया आपका स्टडी मटेरियल। नाउ नोट्स में रहेगा, नोट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो आपको स्टैटिक जो है वो कवर करना है, और जो भी स्टैटिक पढ़ोगे उसको करंट अफेयर के साथ लिंक करके पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर नहीं पढ़ोगे तो चाहे 5 साल लगा दोगे ना स्टैटिक पढ़ते पढ़ते, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके करंट अफेयर के आगे पीछे ही घूमते हैं, आप इसको अलग करके नहीं पढ़ सकते, ठीक है। सो आपको इस तरीके से अपना स्टडी मटीरियल जो है वो आपका होना चाहिए, राइट। नाउ करंट अफेयर कितने साल का होना चाहिए? अगर हम ट्रेंड देखें अब तक का जो चल रहा है, तो पहले बोला जाता था कि 1 साल का करंट अफेयर इज सफिशिएंट, बट आई विल स्टिल रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 1.5 साल का करंट अफेयर तो ज़रूर कवर करें। 1.5 साल का करंट अफेयर कवर करना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू बी कॉन्फिडेंट कि आपको पेपर आता होगा, ठीक है। सो 1.5 साल का करंट अफेयर जो है वो आपको कवर करना है इन ऑर्डर टू बी कॉन्फिडेंट इन योर एग्जाम, राइट। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द स्ट्रैटेजी, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रैटेजी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, राइट। तो इसको पढ़ना कैसे है? सबसे पहले तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है, जैसे मैं अपनी क्लास में पढ़ाती हूँ, मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ। एग्जाम्पल नहीं, सबसे पहले आता है आपका इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, ठीक है। इसके बाद आता है आपका बायो
डाइवर्सिटी, और फिर आता है आपका क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम जो आपका पहला वाला है ना, इसमें क्या आता है, इसमें कवर होता है आपका स्टैटिक का पार्ट, राइट। अब क्योंकि अब क्या होता है ना, बहुत बारी बच्चे क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन करंट अफेयर में से भी आए। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो न्यूज़ में है, आपको डायरेक्ट उसके ऊपर क्वेश्चन आए, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको वन स्टेटमेंट क्वेश्चन आए। हो सकता है आपको मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आए, जिसमें से एक स्टेटमेंट तो आपका डायरेक्ट करंट अफेयर से होगा, लेकिन बाकी तो ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे जो करंट अफेयर में से नहीं, बट दे आर पार्ट ऑफ स्टैटिक। सो स्टैटिक को आप तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैटिक ही है विच इज़ लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक। अगर आपके रूट्स ही स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप बाकी का सब्जेक्ट कैसे पढ़ोगे। तो इसलिए स्टैटिक जो है वो सबसे पहले आपको कवर करना है, और वो कवर कहाँ से होगा, आपके नोट्स पर से कवर होगा, राइट। नोट्स के साथ क्या कवर होगा, नोट्स के साथ होंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए और आप उसमें से खुद एनालाइज करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके स्टैटिक के ही अराउंड पूछे गए हैं, राइट। सो इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम में आपके बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी। एग्जाम्पल, इन्वायरमेंट क्या होता है, राइट। इन्वायरमेंट और हैबिटेट क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, राइट। इसके अलावा आपको पूछ सकते हैं कि इंडिविजुअल क्या होता है, इंडिविजुअल और स्पीशी में क्या फ़र्क होता है, राइट। इसके अलावा आपको पूछ सकते हैं पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम, बायोस्फीयर, इन सब में डिफरेंसेस क्या हैं। सो ये क्या है, ये आपका करंट अफेयर नहीं, ये आपका स्टैटिक है, राइट। सो स्टैटिक हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग। स्टैटिक को आपको स्ट्रॉन्ग करना है इन ऑर्डर की आपकी बाकी की चीज़ें जो है वो ज़बरदस्त तरीके से चले। सो इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम में आपका स्टैटिक जो है वो अच्छे तरीके से कवर होना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी योर स्टेप नंबर 1। जब आपका एक स्टैटिक कंप्लीट हो गया, आपका एक एक फाउंडेशन बन गया, उसके बाद आपके बायोडाइवर्सिटी और आपका क्लाइमेट चेंज आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इकोसिस्टम की बात करें, अब इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम हेल्दी होगा डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रोडक्टिविटी। कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा वो डिपेंड करता है उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के ऊपर। अब हो सकता है आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाए, पर आपको ऐसा नहीं पूछा गया, ये भी तो हो सकता है। आपको पूछा जाए वहाँ पे कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो आप घर से पढ़ के गए थे, राइट, पर आपको वहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस पूछ लिया, फिर आप क्या करोगे, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि आप स्टैटिक को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, और वही आपका फर्स्ट स्टेप होगा टूवर्ड्स योर स्ट्रैटेजी इन ऑर्डर टू कवर योर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। आता है आपका वो पार्ट जो आपका मोस्ट स्कोरिंग है, और एक ऐसा आपका सेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इस साल भी जहाँ तक मुझे लग रहा है मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टॉपिक के बीच में से पूछे जाएंगे, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या हो गया, द नंबर ऑफ स्पीशीज, ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स इन द इन्वायरमेंट, वो आ गया आपका बायोडाइवर्सिटी, राइट। अब बायोडाइवर्सिटी की जब भी बात होगी वो अकेले तो नहीं होगा ना, राइट। जैसे इकोसिस्टम की बात हुई है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फिर इनके साथ इनके पॉल्यूशंस भी आ जाएंगे, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, कितने पॉल्यूशंस आ गए, राइट। बायोडाइवर्सिटी की बात होगी तो हम कंजर्वेशन की भी बात करेंगे, ठीक है। सो बायोडाइवर्सिटी में आप जो भी चीज़ें पढ़ोगे, कोई भी बायोटिक स्पीशी की बात करोगे, आप उसके कंजर्वेशन की ज़रूर बात करोगे, राइट। सो बायोटिक डाइवर्सिटी में, जो बायोडाइवर्सिटी में है, वो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो सेक्शन है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, वो रहता है आपका बायोडाइवर्सिटी, राइट। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आपको बायोडाइवर्सिटी कैसे पढ़ना है। रिसेंटली हम लोगों ने, कुछ टाइम तो हो गया है खैर, अभी रिसेंटली हम लोगों ने चीता जो है वो आया है आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, राइट। सबसे पहला जो स्लॉट था वो आया था फ्रॉम नामीबिया, और अभी कुछ टाइम पहले साउथ अफ्रीका से जो है वो चीतास लाए गए हैं। अब ये आप सबको पता होगा कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है,
तो इसको इंट्रोड्यूस किया है एट द कूनो नेशनल पार्क विच इज़ इन मध्य प्रदेश। ये आप सबको पता होगा, राइट। एक जो चीता है उसकी डेथ भी हो गई और रिसेंटली एक चीता ने 4 कब्ज जो है वो भी दिए, वो सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। बट आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस कम है। आपको क्वेश्चंस कैसा पूछ सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे आपको पूछा जाए दैट चीता हैज़ बीन रीइंट्रोड्यूस्ड इन कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। अब हो सकता है आप जल्दबाजी करें और इसको टिक मार के आ जाए कि यस चीता हैज़ बीन रीइंट्रोड्यूस्ड इन द कूनो नेशनल पार्क, बट ये आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि चीता को रीइंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, चीता को इंट्रोड्यूस किया, सॉरी हाँ, अगर आपको पूछा जाए कि जैसे चीता, अफ्रीकन चीता हैज़ बीन रीइंट्रोड्यूस्ड इन द कूनो नेशनल पार्क विच इज़ इन मध्य प्रदेश, राइट, और आप इसको टिक मार के आ जाए, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। आंसर गलत इसीलिए हो जाएगा क्योंकि अफ्रीकन चीता को रीइंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, अफ्रीकन चीता को तो इंट्रोड्यूस किया गया है, चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि 3 टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एक होता है इंट्रोड्यूस करना, एक होता है रीइंट्रोड्यूस करना, और एक होता है रीलोकेट करना, राइट। इंट्रोड्यूस हो गया जब कोई चीज़ वहाँ की नेटिव नहीं है, आपने उस चीज़ को वहाँ पर लेकर आए हो, उसको बोला जाता है इंट्रोड्यूस करना। रीइंट्रोड्यूस का मतलब होता है जब कोई चीज़ वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थी पर अब मौजूद नहीं है, इसलिए आप उसको किसी दूसरे इकोसिस्टम से उठा के उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसको बोला जाता है रीइंट्रोड्यूस करना। और रीलोकेट क्या होता है? एक इकोसिस्टम से उठा के दूसरे में उसको रीलोकेट कर देना, शिफ्टिंग कर देना, उसको बोला जाता है रीलोकेट करना। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए चीता हैज़ बीन रीइंट्रोड्यूस्ड, तो यस चीता हैज़ बीन रीइंट्रोड्यूस्ड, बट अफ्रीकन चीता हैज़ बीन रीइंट्रोड्यूस्ड, नो, अफ्रीकन चीता हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि हमारे यहाँ पे 1950 से पहले अफ्रीकन चीता नहीं एशियाटिक चीता होता था, अफ्रीकन चीता नहीं होता था। अफ्रीकन चीता तो यहाँ के लिए एक नॉन नेटिव स्पीशी है, चीता नेटिव है लेकिन अफ्रीकन चीता जो है वो नॉन नेटिव है। समझ रहे हो आप मेरी बात? सो चीता आ गया एक आपका इंपॉर्टेंट चीज़। जब भी आप चीता की बात करोगे तो याद रखना अफ्रीकन चीता का IUCN में वो कौन से स्पीशी, कौन सी कैटेगरी में आता है वो आपको याद रखना है। थ्रेटन कौन सी थ्रेटन स्पीशी है आपको वो याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा टाइगर इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहा है कि कोई बात ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली 50 ईयर्स पूरे हुए हैं प्रोजेक्ट टाइगर को, राइट। इसके अलावा इंडिया जो है वो प्लान कर रहा है ट्रांसलोकेट करना, किसको? इंडियन चीता को कहाँ लेके जाना है? कंबोडिया में, ठीक है। तो वहाँ पे टाइगर हो गया जी इम्पोर्टेंट। इसके अलावा रिसेंटली टाइगर सेंसस जो है वो रिलीज़ हुए हैं, तो इसलिए टाइगर और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। पिछले ही महीने इंडिया ने लॉन्च किया है बिग कैट अलायंस, तो इसीलिए टाइगर इंपॉर्टेंट हो गया, उसमें आपका चीता भी इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। अगर हम बिग कैट अलायंस की बात करें तो कितनी बिग कैट अलायंस को कंजर्व करने की बात हो रही है? तो 7 बिग कैट्स को कंजर्व करने की बात हो रही है। क्या वो सारी की सारी बिग कैट्स जो है 7 बिग कैट्स हमारे इंडिया में है? तो 7 में से 5 यहाँ पर है, 7 में से 5 जो है वो इंडिया में पाई जाती हैं, 2 जो है वो इंडिया में नहीं है, दैट इज़ जैगुआर एंड पूमा। इन दोनों को छोड़ के बाकी 5 की 5 जो है वो इंडिया में पाई जाती हैं, राइट। सो इसीलिए बिग कैट अलायंस भी हुआ है, आपका टाइगर सेंसस भी हुआ है, प्रोजेक्ट टाइगर को 50 ईयर्स पूरे हुए हैं। इसके अलावा एम स्ट्राइप्स के ऊपर तो ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। टाइगर की बात करें तो TX2 इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च हुआ था, राइट, जिसमें टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना था। 2010 में ये लॉन्च हुआ था, 2022 तक हमको टाइगर पॉपुलेशन को डबल करना था। कौन कौन से ऐसे टाइगर रिजर्व्स हैं जिनको TX2 अवार्ड मिला है, 2022 में किसको TX2 अवार्ड मिला है वो आपको पढ़ना है, राइट। इसके अलावा कितने टाइगर रिजर्व्स इंडिया में मौजूद हैं, पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा हुआ है, ये आपको पढ़ना है, राइट। अब इन सब के बीच में एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे ये तो आपको आई होप समझ आया होगा। अब जैसे कि अगर हम सेंसस की बात करें, राइट, टाइगर सेंसस हुए हैं अभी। अब आपको पूछ सकते हैं कि भैया टाइगर सेंसस कंडक्ट कौन करवाता है? तो कौन करवाता है? तो भैया NTCA करवाता है,
ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है टाइगर सेंसस के ऊपर क्वेश्चन आए, लेकिन वो कंडक्ट करवाने वाला NTCA है, और जो आपका चीता का जो इंट्रोडक्शन था, चीता का री इंट्रोडक्शन और अफ्रीकन चीता का इंट्रोडक्शन जो था, उसको भी कंडक्ट करवाने वाला NTCA है। तो NTCA बहुत न्यूज़ में रहा है, तो आपको NTCA के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं कि भैया बताओ NTCA क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन सी बॉडी है? तो आपको याद रखना है NTCA एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट। अब स्टैट्यूटरी बॉडी हो सकता है आपने पढ़ लिया हो, बट सिंस ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट मीन्स ये किसी स्टैट्यूट के अंडर बनी है, किसी एक्ट के अंडर बनी है, तो आपको पूछ लेंगे कि भैया वो एक्ट कौन सा है जिसके अंडर NTCA बना हुआ है। अब आपने वो नहीं पढ़ा होगा, तो इसमें गलती किसकी है, एग्जामिनर की है कि आपकी है? तो वो हमारी गलती होगी कि हमने पढ़ा ही नहीं। ये तो पढ़ लिया कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट कौन से एक्ट में बनी है वो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो आपको याद रखना है ये आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंडर बना है, ठीक है। इसके अलावा आपको पूछ सकते हैं कि NTCA का चेयरमैन कौन होता है। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर होता है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होता है, या आपका चीफ वार्डन होता है, राइट। तो आपको याद रखना है कि NTCA जो है उसका चेयरमैन होता है मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर दो चीज़ें बनी थी, एक बना था NTCA और दूसरा बना था आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, राइट। NTCA का चेयरमैन इज द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, लेकिन नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ उनका चेयरमैन इज द प्राइम मिनिस्टर। तो ये डिफरेंस आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों में से अलग अलग चेयरमैन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हो सकता है प्रेशर की वजह से, एग्ज़ाम के वजह से हम कुछ चीज़ों को स्किप कर लें। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप किसी जगह से कोचिंग लो। लेट मी जस्ट बी वेरी क्लियर टू यू कि मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में सब कुछ करवा सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी आपका कोच हो, आपका मेंटोर हो, वो आपको बता सकता है आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। पढ़ना तो आपने खुद है, मैं थोड़ी आपको घोल के एनवायरनमेंट पे डाल सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ, चीज़ें समझा सकती हूँ। इन द एंड मेहनत आप ही की है, राइट। सो सिमिलरली ये वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि आपको पता चले अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ें आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 DMH11 has been in news. What is this? This is genetically modified mustard. ठीक है। रिसेंटली जो है वो GEAC दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, उन्होंने परमिशन दिया है कि इसका जो है इसकी सीड्स लगाना शुरू करिए। मतलब इसको ऑब्वियसली डोमेस्टिक यूज़ के लिए अलाउ नहीं करा है, लेकिन अप्रेजल कमिटी ने इसको अलाउ कर दिए कि आप इसका सीड्स वगैरह उगाना शुरू करिए। देखिए कहीं इसकी वजह से पॉलिनेशन में कोई फ़र्क ना पड़े या फिर जो आगे पीछे के नेटिव स्पीशीज़ हैं उनमें कोई फ़र्क ना आ रहा हो, ठीक है। सो वो सब के लिए जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने DMH मस्टर्ड 11 को हरी झंडी दे दी है। अब आपको एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली इसके ऊपर आ सकता है कि भैया DMH 11 है क्या चीज़, तो नाउ यू नो इट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। अब आपको क्वेश्चन पूछेंगे GEAC के ऊपर कि भाई GEAC है क्या। सो व्हाट इज इट? इट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, राइट। अब आपको शायद पूछ सकते हैं कि बताइए ये कौन सी बॉडी है, तो याद रखिएगा ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगेन स्टैट्यूटरी की बात होगी तो कौन से एक्ट के अंडर या कौन से स्टैट्यूट में के अंडर बनी है, तो याद रखिएगा ये बनी है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इट इज़ नॉट बाय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंडर नहीं बनी है ये बनी है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के अंडर,
राइट। अब हो सकता है आपको एक्ट का नाम ना पूछे, आपको इसका नाम पूरा दिया हो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, आपको पूछिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। अब अगर आपको पता नहीं होगा, आप इसका नाम पढ़ोगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग दिया गया है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक मार्क करके आओगे ऊपर वाले का नाम लेके, बट वहाँ पे वो चीज़ गलत हो जाएगी क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आता है। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है, आप कोई भी स्कीम पढ़ रहे हो, आप कोई भी बॉडी पढ़ रहे हो, आप कोई भी चीज़ न्यूज़ में पढ़ रहे हो, वो कौन से एक्ट के अंडर बना था, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसका आगे फोकस क्या है, वो सब आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, राइट। सो याद रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा सब टॉपिक है विच इज़ मोस्ट स्कोरिंग, क्योंकि जब भी हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, हम सिर्फ बायोडाइवर्सिटी की नहीं, वी टॉक अबाउट इट्स कंजर्वेशन एज वेल, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में आपकी नंबर ऑफ स्पीशीज़ आती हैं और वो स्पीशीज़ किस तरीके से पूछ सकते हैं, आपको पूछेंगे कि एग्जाम्पल देके पूछ लेंगे आपको कि बताइए इन्वेजिव एलियन स्पीशी कौन सी है इनमें से, या फिर एंडेमिक स्पीशी। एंडेमिक स्पीशी के ऊपर तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब एंडेमिक स्पीशी का आंसर तो आप तभी करोगे जब आपको पता होगा कि एंडेमिक स्पीशी होती क्या है, कहाँ कवर होगा, स्टैटिक में कवर होगा, राइट। पर वो स्पीशी है कौन सी, बायोडाइवर्सिटी में आएगा, राइट। एंड किसके साथ, करंट अफेयर के साथ मिक्स करके पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। ठीक है, सो इसलिए बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आपका वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब टॉपिक्स है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सबसे लास्ट वाले सब हेडिंग के साथ, विच इज द क्लाइमेट चेंज। देखो, आई डोंट इवन नीड टू मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है कि क्लाइमेट चेंज कितना ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, राइट। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज़ है जो रियलिटी है, राइट। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर आप अभी भी अपने स्मार्टफोन्स में डालोगे ना क्लाइमेट चेंज लेटेस्ट न्यूज़, तो आज आपको आज सुबह की न्यूज़ कोई ना कोई मिल जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो रिसेंटली ट्रिनिडेड, ब्राज़ील में एक आइलैंड है। ठीक है, ब्राज़ील में एक आइलैंड है जहाँ पे रॉक्स पाए गए हैं। कौन से रॉक्स पाए गए हैं, प्लास्टिक रॉक्स पाए गए हैं। ठीक है, अब प्लास्टिक कितना न्यूज़ में रहा है, 2022 में जुलाई में हम लोगों ने क्या किया है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाया है। ठीक है, प्लास्टिक रूल्स में अमेंडमेंट आई है 2021 में, इसीलिए प्लास्टिक जो है इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि ट्रिनिडेड आया, हो सकता है आपको सिंपल क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाए पर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, आपको ब्राज़ील के बारे में कुछ पूछ ले, राइट, इस आइलैंड के बारे में कुछ पूछ ले जो आपका जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज में होलिस्टिकली बहुत सी चीज़ें जो है वो कवर होती जाती है, राइट। अब क्लाइमेट चेंज में क्या क्या आ गया, क्लाइमेट चेंज में आपका आ गया सबसे पहले तो आपको जो चीज़ें पढ़नी है वो है, आपको सबसे पहले स्टैटिक कंप्लीट करना है भैया अपना। स्टैटिक में क्या आ गया, कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं आपको वो पढ़नी है, कोई भी डिक्लेरेशंस हैं आपको वो पढ़ना है, कोई भी प्रोटोकॉल्स हैं आपको वो पढ़ने हैं, राइट। रिसेंटली इंडिया ने किगाली अमेंडमेंट को रैटिफाई किया है तो वो इम्पॉर्टेंट हो गया। सो इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज में क्या आ गया, सारा का सारा स्टैटिक जो आपका कंजर्वेशन के साथ क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेटेड है वो आ गया आपका क्लाइमेट चेंज विच इज़ पार्ट ऑफ योर स्टैटिक। अब इसी स्टैटिक को, इसी कन्वेंशंस को आपने करंट अफेयर के साथ जोड़कर पढ़ना है। एग्जाम्पल के तौर पे पिछले साल हुआ COP26 ग्लासगो यूके, रिसेंटली हुआ COP27 इजिप्ट। अब आई एम श्योर 99% ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा COP26 ग्लासगो, COP27 दैट इज इजिप्ट। बट ये कॉप का मतलब क्या है वो कितनों को पता है, बी ट्रू टू योरसेल्फ, आंसर भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉप का मतलब क्या हो गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज।
राइट। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब क्या होता है, जहां पे जितनी भी मेंबर पार्टीज हैं वो सबकी सब आएंगी, डिस्कस करेंगी और आगे बताएंगी हमको किस तरीके से इस चीज को फाइट करना है और कॉम्बैट करना है। ठीक है जी। अब ऐसा तो नहीं है कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा है, हम इसमें हजार्डियस मटेरियल की बात भी कर रहे हैं, टॉक्सिक्स की बात भी कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ों की भी बात कर रहे हैं, हम इसमें प्लास्टिक वेस्ट की भी बात कर रहे हैं, हम इसमें ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, हम इसमें ओजोन के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज तो बहुत बड़ा है। सिमिलरली अगर हम कॉप की बात कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात कर रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि कॉप है किसकी। तो COP 26, COP 27 ऑफ UNFCCC। तो COP 27 किसकी है और COP 27 किसकी थी? इट इज ऑफ UNFCCC। ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है आपके स्टैटिक का। कब बना, क्यों बना, बाइंडिंग है, नॉन बाइंडिंग है, ये सारा आपके स्टैटिक के साथ कवर हो गया। और आपको UNFCCC पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि करंट अफेयर में रहा है। ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि आपको इन्वायरमेंट जो भी पढ़ना है, इन्वायरमेंट में स्टैटिक हैज टू बी कवर्ड, एंड सिंस यू हैव लेस टाइम, ऑल दोज थिंग्स विच हैव बीन इन करंट अफेयर, उसका स्टैटिक तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। राइट गाइज, हम लोगों का क्रैश कोर्स जो है वो भी स्टार्ट होने वाला है इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे। और कोई भी अगर इंटरेस्टेड स्टूडेंट है तो वो हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकता है। यू गाइज कैन ऑल्सो कम इन आवर इंस्टीट्यूट, द एड्रेस एंड द नंबर्स विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इसके अलावा सिंस आई सेड कि स्टैटिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसीलिए आप हमारे नोट्स भी आके ले सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट से आके ले सकते हैं। हमने बहुत डिटेल और बहुत आराम से बैठ के जो है वो नोट्स को तैयार किया है, एंड ऑफ कोर्स आपके करंट अफेयर्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो नोट्स को तैयार किया गया है इन कोलैबोरेशन विद शून्य IAS। तो गाइज, ये मेरा एक छोटा सा अटेम्प्ट था टू टेल यू दैट इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस कितने आते हैं, इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा स्कोरिंग है, और इन्वायरमेंट को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है गाइज, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।